इस वीडियो में आप लोग आज सीखोगे कि ज़ेनित्सु को कैसे ड्रॉ करना है फ्रॉम द डीमन स्लेयर स्टेप बाय स्टेप। आपकी ड्राइंग स्किल्स को एनहांस करेंगे एंड इसके इसेंस को कैप्चर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने साथ एक स्केच बुक, पेन, पेपर या पेंसिल कुछ ले लीजिए जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर पाएँ ईजीली एंड वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस करें। ओके, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके एंड अपना सारा सामान समेट लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, फिर इस वीडियो को देखो एंड प्रैक्टिस करो साथ साथ में, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। सो फर्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाइंग। ऑलवेज हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? अपने आप को समझाते हैं बेसिकली हम लोग कि जो रेफरेंस है वो क्या है, उसके एंगल्स कैसे, उसके कर्व्स कैसे। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को या रेफरेंस को अपने आप को समझाओगे, समझ लो, खुद समझोगे सबसे पहले उसे। देन उसके बाद आप एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करोगे। ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे, किस बेसिस पे होगा? ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे प्रोपोर्शंस और एंगल्स को जज करोगे स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि बालों में क्या डिटेल है, कानों में क्या डिटेल है, कितना बड़ा है, खैर वो तो देखना पड़ता है, सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ एंगल पे फोकस करना है फर्स्ट स्टेप में, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो क्लिप में भी कि मैं अभी फुल्ली डिटेल चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, रफली एक चीज़ बना रहा हूँ। उसमें मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई बेसलेस चीज़ है। इसमें मैं प्रॉपरली एक एक एंगल को, लाइन को और प्रोपोर्शन को अच्छे से जज करके प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हवा में नहीं हो रही है। एंड एक एक चीज़ के एंगल और प्लेसमेंट को सही कर कर, और जो सही नहीं हो रहा है उसे बार बार इरेज कर कर सही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि इसका कॉम्पोजिशन बिगड़ ना जाए, ताकि जब मैं बाद में इसके ऊपर डिटेलिंग करूँ तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई भी चीज़ की प्लेसमेंट बिगड़े ना। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल कंपोजिशन सही रहना चाहिए एंड इसी चीज़ का ध्यान हम लोग फर्स्ट स्टेप में रखते हैं। जब आप लोग एक बार अपना ये स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हो, जो कि है डिटेलिंग। एंड डिटेलिंग करने से पहले आप लोग एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दोगे कि जो आपने फाउंडेशन स्ट्रक्चर बनाया है उसे हल्का हल्का इरेज कर दो एंड इरेज उतना ही करना जितना आप लोग मतलब आपको चीज़ें दिखें, आपको लाइंस दिखें और आपको वो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। इतना भी इरेज मत कर देना कि बाद में कुछ ना दिखे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा स्टेप 1 करने का। ओके, जब आपने उसे हल्का हल्का इरेज कर लिया तो अब आप लोग डिटेलिंग भरना स्टार्ट कर सकते हो। और डिटेलिंग भरना आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, अनलेस जो आपका फर्स्ट स्टेप में आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ कर दी कुछ, तो सेकंड स्टेप के बाद तो फिर समझ जाओ कि सारी चीज़ें ही गड़बड़ा जाएंगी, तो वो चीज़ अवॉइड करना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों का स्टेप 1 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि यही आपका ओवरऑल स्केच का या फिर ड्राइंग का बेस सेट करता है। एंड डिटेलिंग भरते टाइम मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, कभी भी एक ही सिंगल डिटेल पे पूरा फोकस मत करो। स्केच करते समय ना हमें अलग अलग सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आँख का एंगल देखो जी, हाँ जी आँख ऐसी बन रही है, इसको ऐसे ही बना दो, नाक और मुंह टेढ़े बन गए। वैसा नहीं होना चाहिए। एंड एनीमे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए एक रूल होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट चलो फिर से बता देता हूँ कि जो आपके आइज़ और नोज़ का डिस्टेंस है, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस आपके नोज़ और माउथ के बीच में बनना चाहिए। एंड माउथ से लेकर चिन तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना आपका नोज़ से लेकर माउथ तक का डिस्टेंस है। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि किस तरीके से एक प्रॉपर बेसिक चीज़ें होती है, डिस्टेंस वगैरह। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता दो, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में। एनीवेज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हेयर्स को ड्रॉ करते वक्त, वैसे हेयर्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि उनमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। आपको सिर्फ खाली यहाँ सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइंस खींचनी है एंड उसके बाद आपको कर्व्स ऐड करने हैं हल्के हल्के जगह जगह पर। उससे होता ये है कि एक आपके बालों का जो पोजीशन है या जो फ्लो है वो सही हो जाता है। एंड सेकंड, आपके बाल कैरेक्टर के ज़्यादा नेचुरल फील देते हैं। वो ऐसा नहीं लगता है देखने से कि लाइक यार ये बहुत ही रिजिड सा फील दे रहा है, बहुत ही नकली या फिर फ्लैट वाइब दे रहा है।
वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप पहले एक स्ट्रेट लाइन में हेयर्स को बना लेते हो, देन उसके बाद उनमें कर्व्स ऐड करते हो, कर्व लाइंस। तो उस तरीके से ज़्यादा ईजी रहता है और ज़्यादा नेचुरल लुक भी देता है। सो इस तरीके से ट्राई करना ड्रॉ करने की हेयर्स को। एंड वैसे हेयर्स तो सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट है, उनमें तो उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे एक बात तो ज़रूर है यार, जब मैं इसके बाल बना रहा था ना, तो ये डिटेलिंग बढ़ते वक्त मुझे 1 सेकंड के लिए लगा जैसे कि मैं ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर बना रहा हूँ। अगर कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया हो ना, उनके बालों में वैसी पतली पतली लाइन डाली होती है बीच से, आई गेस डिटेलिंग को शो करने के लिए। एनीवेज, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो रेफरेंस में भी कि ये कोई फुल बॉडी नहीं है, इट्स मोर लाइक अ हाफ, एक स्टिकर टाइप जैसा है रेफरेंस। ये कंप्लीट ड्राइंग नहीं है वैसे ड्राइंग तो है, बट कह सकते हो कि एक कंप्लीट आर्टवर्क नहीं है, एक स्टिकर टाइप या टैटू टाइप जैसा है, क्योंकि आधा अधूरा बना है, फुल बॉडी नहीं बना है। क्योंकि इसमें एक फील आ रही है कि लाइक कैरेक्टर ना एक जगह से बाहर आ रहा है, समझ रहे हो? फीलिंग समझ रहे हो तुम? एक कॉर्नर से बाहर आ रहा है, उसके पीछे उसकी पूरी बॉडी है, ऐसा एक काइंड ऑफ फील आ रहा है। अगर आपको भी ये फील आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। एनीवेज, देखो हैंड्स बनाने का जो ट्यूटोरियल होता है एंड जो बेसिक स्किल सेट होता है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पेशल मेरे चैनल पे इसको लेकर एक वीडियो है, तो आप लोग वो वीडियो देखो और उसके बाद आपको कभी भी हैंड्स ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है 100%। एंड देखो क्लोथिंग का भी सेम रूल है जैसा आपका हेयर्स में। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइंस में एंगल्स को और लाइंस को खींचोगे, जज करोगे, फ्लो पकड़ोगे कि कपड़ों का फ्लो कैसा है, कितना स्पेस घेर रहा है और कौन कौन से एंगल पे है। देन उसके बाद आप उन स्ट्रेट लाइंस में कर्व लाइंस ऐड करोगे, समझ रहे हो? बस यही है क्लोथिंग बनाने के लिए भी एक प्रो टिप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी होता है। एंड जो साइड में इसकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर जो जो लाइटनिंग आ रही है, उससे तो फिर आप लोग पहले स्ट्रेट लाइन में जज करना और ट्राई करना कि जो लाइटनिंग है उसे ओवरऑल स्ट्रेट लाइंस में रखना, उसमें कोई कर्व्स ऐड मत कर देना, वरना उससे ना लाइटनिंग का एक फील ख़राब हो जाता है। वंस ये सारी चीज़ें जब आपकी बन के तैयार हो जाएंगे तो आप फाइनल स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो कि होगा इंकिंग। एंड इंकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि वॉल पेन या फिर जेल पेन का यूज़ करना। वैसे जेल पेन का भी मत ही करना, क्योंकि उसकी टिप बहुत यू नो एकदम से कई बार फैल जाता है ना, हाथ पड़ जाता है, तो उससे आर्ट वर्क ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसकी जो इंक होती है ना वो सूखती नहीं है। तो अगर उसकी इंक ज़रा से भी फैल गई इधर उधर तो स्केच ख़राब हो जाएगा। सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बॉल पेन यूज़ करो, क्योंकि बॉल पेन की इंक जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं जाती है और जल्दी जल्दी सूख भी जाती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा है बॉल पेन से बना के। एंड इंकिंग में एक ही स्टेप का आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को शेडिंग का यूज़ करना है, लाइट एंड डार्क का दिखाने के लिए, वैल्यूज़ ऐड करने के लिए। एंड अगर आपको शेडिंग नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं, उस पर भी किसी और दिन वीडियो बना देंगे। एनीवेज, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि तुम्हारी जो आउटलाइन जो तुम ब्लैक बॉल पेन से खींचोगे तो उसे ओरे पोरे मत कर देना, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है? बिल्कुल बच्चों वाली मिस्टेक मत कर देना। सो यही थी आज की वीडियो। अंटिल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।